नमस्कार, मैं हूं हिमांशु दीक्षित। राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आज राष्ट्रवाद में हम कट्टर इस्लामिक संगठन पीएफआई के खिलाफ आवाज उठाएंगे। ये सवाल पूछेंगे कि शहर शहर दंगे के बैकग्राउंड में हर बार पीएफआई का नाम क्यों आ जाता है। पीएफआई अब अजान वर्सेस हनुमान की लड़ाई में भी कूद पड़ा है। पीएफआई के अध्यक्ष हैं मतीन शेखानी। एक दिन पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे को देख लेने की धमकी दी थी। आज हम इसी से जुड़ी बड़ी बहस करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं टाइम्स नाउ भारत के कंसल्टिंग एडिटर सुशांत सिन्हा के पास, जिन्होंने राज ठाकरे को धमकी देने वाले मतीन शेखानी का सवालों से एनकाउंटर किया। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। देश में लाउड स्पीकर को लेकर जो विवाद चल रहा है, उसमें महाराष्ट्र में एक अलग ही गूंज सुनाई दे रही है। और कल पीएफआई के नेता मतीन शेखानी का एक वीडियो सामने आया, वायरल हुआ, जिसमें वो कह रहे थे कि अगर एक भी लाउड स्पीकर को छुआ तो पीएफआई सामने होगी, हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। बाद में उन पर एफआईआर भी हो गई। इस पर चर्चा करने के लिए खुद मतीन शेखानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मतीन जी, बहुत स्वागत आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। थैंक यू। मतीन जी, आपने जो कल बयान दिया था कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, इसमें जो छोड़ने वाला पार्ट था कि नहीं छोड़ेंगे, उसमें आप क्या करेंगे अगर नहीं छोड़ेंगे तो? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने कल पूरे देश के अंदर जो कुछ स्टेट्स में जो हिंसा हुई है मुसलमानों के खिलाफ, जो तलवारें निकालकर लोग रोडों पर चल रहे थे और फिर मस्जिद के अंदर मीनार पर चढ़कर भगवा झंडा लहराया गया, मुसलमानों के खिलाफ अलग अलग अभद्र टिप्पणियां की गई, इस पूरे अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग जो वारदात हुई है, उसके विरोध प्रदर्शन के लिए पूरे इंडिया में हम लोगों ने एक प्रोटेस्ट रखा था। हमारी मांग ये थी कि हम सरकार से ये अपील कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज या फिर रिटायर्ड जज की निगरानी में, उनकी अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया जाए और इस पूरे कमीशन के अंदर जो भी रिपोर्ट्स आती है, उसके पीछे क्या है, ये किसने किया है, वो सारी चीज की हमने मांग की थी। कोई 15 मिनट का एक वीडियो है, पूरा एक भाषण है, उसमें से एक 25 सेकंड की एक लाइन निकाल करके उसको वायरल किया जा रहा है और अननेसेसरी एक जो इशू नहीं है उसको इशू बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं है। हमने उसमें ये भी कहा है कि हम अमन चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं और इस तरह की एक बात हमने कही है, लेकिन वो एक ही लाइन को निकाल करके उसको चलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सही नहीं है। नहीं मतीन शेखानी जी, वो लाइन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने वो जो कहा कि आप अमन चाहते हैं, वो लाइन भी चल रही है, लेकिन ये जो लाइन है ना कि हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, और इस पर तालियां भी बजी, ये धमकी की तरह लगता है कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। आप खुद कह रहे हैं कि आप जांच चाहते थे, आप सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच चाहते थे, तो छेड़ोगे और छोड़ेंगे नहीं का क्या मतलब है? आप धमका रहे हैं, इसका मतलब? मैं इसका धमकाने जैसा लगता है जैसे आपने कहा। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि वो पूरा 15 मिनट का जो वीडियो है, तो पूरे 15 मिनट के हमने सिर्फ और सिर्फ शांति की अपील की, और ये जो लाइन आप बोल रहे हैं, छेड़ोगे तो छेड़ेंगे नहीं, इसके अंदर हम कोई अगर वायलेंस होता है या कोई चीज होती है हमारी मस्जिदों के ऊपर या हमारी जो दरगाह है, खानका है, इसके ऊपर अननेसेसरी अगर कोई वायलेंस करता है और कानून को अपने हाथ में लेता है, उनके लिए हमने मैसेज ये दिया कि आप जो है, हमको कानून के दायरे में रह करके काम करना है, हमको कानून के पास जाना है। पुलिस का भी हमने एक किया है। वो पूरी 15 मिनट की आप वीडियो देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में वो आगे पीछे का पूरा छोड़ करके एक ही लाइन को चलाया जा रहा है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं मतीन शेखानी जी, आप ये कह रहे हैं, आप जब ये कह रहे थे कि अगर हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, तो आपके कहने का मतलब था अगर हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम पुलिस के पास चले जाएंगे और केस दर्ज कराएंगे। बिल्कुल, मैंने कहा है वो चीज, वो मैंने कहा है। आप पूरा वीडियो सुनिए, इंशाल्लाह उसमें आपको मिल जाएगा। मैंने ये भी कहा है कि हम किसी भी तरह से कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिससे कानून जो है हम पर कोई ऐसा गुनाह हो या हम कानून को हाथ में लेने वाला काम करेंगे नहीं। आपने कहा, मैं आपको बताता हूं आपने क्या कहा। आपने कहा कि इस देश में शांति बनाए रखी जानी चाहिए। सुनिए मेरी बात सुनिए। आपने कहा ये जो आपका वर्जन है मतीन शेखानी जी, ये आपका आज का वर्जन है जब आप पर एफआईआर हो गई।
कल जो आपका वर्जन था वो आप ताव में और जोश में कह रहे थे कि अगर एक भी लाउडस्पीकर छुआ गया, अगर एक भी मस्जिद पर मदरसे को हाथ लगाया गया तो छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये आप धमका रहे थे। आज आप पर एफआईआर हो गई तो आपके सुर बदल गए और आप कह रहे हैं हम पुलिस के पास। आपने आज तक किसी को सुना ये कहते हुए कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, हम पुलिस के पास चले जाएंगे? ये धमकी होती है बॉस। नहीं, सुनिए, मैं इसके बारे में नहीं, धमकी नहीं होती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आप आगे पीछे का कोई भी आपने उसमें भाषण नहीं लिया है, सिर्फ एक लाइन के ऊपर आप पूरी बात कर रहे हैं। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि पूरे इंडिया के अंदर हमने जल्लोश के साथ में एक हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती परसों के दिन मनाई है। उनके क्या सिद्धांत है, उनकी क्या तालीमात है, उसके ऊपर अगर हम बात नहीं करेंगे और हम उसको रखेंगे नहीं तो फिर ये हम क्या बात करना, फिर हम लोगों ने वही तो बात कर रहे हैं ना। हमने कहा भाई बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांत ये कहते थे और उनकी सोच ये कहती थी कि इस देश में मुसलमान जो है, सर बाबा साहब अम्बेडकर की सोच ये कहती थी और उन्होंने लिखा है इसको किताब में कि मुसलमान जो है वो देश का नहीं सोच पाता, अपनी कम्युनिटी के ऊपर सोच नहीं पाता। तो इसकी भी चर्चा कीजिए ना। और जब आप लोग ऐसा बयान देते हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, आपने नहीं सोचा कि वो वीडियो वायरल होगा और लोग जो है उसको उसका मतलब गलत निकालेंगे तो क्या करेंगे? लोग अगर गलत मतलब कुछ लोग निकालने की कोशिश करते हैं, कुछ उसके अंदर सियासी मफादात भी होते हैं, कुछ फायदे भी होते हैं। अगर कुछ लोग उसका गलत मतलब निकाले तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूं। मैंने जो कहा है वो किस संदर्भ में कहा है और मैंने कानून कायदे के दायरे में रहकर कोई चीज कही है। मैंने किसी को गाली नहीं दी है, मैंने किसी धर्म के खिलाफ कोई अभद्र। अगर आपने कानून के दायरे में रहकर कहा तो एफआईआर क्यों हुई आप पर? नहीं, वो जो पब्लिक का है, पब्लिक जमा किया है या एफआईआर हुई है, उसके अंदर हम लोग जुडिशली जो भी है हम लोग करेंगे आगे। एफआईआर हुई है तो हम किसी को कोई उकसाने का या भड़काने का या जुडिशली तो आप कर लेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं मतीन शेखानी जी, सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये सीधा धमकी है। आज आप पर एफआईआर हो गई, आप ये मान लीजिए कि एफआईआर हो गई है, इसलिए मैंने टोन बदल लिया। पहले मैं धमकी दे रहा था, अब मैं उसके लिए माफी मांग लेता हूं। आप माफी मांग लीजिए देश की जनता से अगर गलत मैसेज गया है तो। आप अभी थोड़ा अलग ट्रैक पर जा रहे हैं, अननेसेसरी। उसके अंदर वैसा कुछ भी है नहीं। मैं आपको शुरू से वही कह रहा हूं और आप अभी वापस से वही बातों को रिपीट कर रहे हैं अननेसेसरी। शुरू से मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसके अंदर आगे पीछे का पूरा रेफरेंस और पूरा आप वीडियो देखिए, उसमें मैंने किस तरह से एक अमनो अमान और शांति की और हमारे। अच्छा, मैं आगे पीछे के रेफरेंस पर आता हूँ। मतीन शेखानी जी, मैं आगे पीछे के रेफरेंस पर आता हूँ। आपकी लाइन क्या थी मैं आपको बताऊं, थोड़ा याद दिलाता हूं। आपकी लाइन ये थी कि हमारे मस्जिदों के ऊपर जबरदस्ती हमले हो रहे हैं, हमारे लाउड स्पीकर्स पर हमले हो रहे हैं। आपके लाउड स्पीकर पे क्या हमला हो रहा है मुझे बताइए। इस देश की सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मनवाना, उसको सामने लाकर पूरा करवाना, ये आप लोगों को भड़का रहे थे कि देश में मुसलमान के खिलाफ ये सब हो रहा है। मैं आपको एक ही चीज बोल रहा हूं, अगर ये मैंने कहा है कि हमारे लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं तो आप मुझे मेरे उस पूरे 15 मिनट के भाषण में से निकाल कर बताइए। सबसे पहली बात, मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा है जो आप बोल रहे हैं। आप आपके अल्फाज को मेरे मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो मैं आपने लाउड स्पीकर पे नहीं कहा कि आपने लाउड स्पीकर पे नहीं कहा है। नहीं, लाउड स्पीकर को उतारा जा रहा है ये मैंने नहीं कहा है, मैंने बिल्कुल नहीं कहा ये चीज। और ये जो मैं आपसे उतारा जा रहा तो मैंने भी नहीं कहा। मैं आपको आपका बयान सुना दूं। आपका अभी आपने कहा है, अभी आपने कहा कि वो हमारे लाउड स्पीकर को उतारा जा रहा है, ऐसा आपने कहा, लेकिन ऐसा मैंने नहीं कहा है। सर आप 15 मिनट का वीडियो बोले, 20 मिनट का वीडियो बोले, मैं आपको वो वीडियो एक बार सुनाता हूं, सुनिए, उसके बाद इस पे चर्चा करते हैं। पुलिस से भी अपील करता हूं कि आने वाले वक्त में जिस तरह से अब तक के उन्होंने मेंटेन किया है लॉ एंड ऑर्डर को, सिचुएशन को, कुछ लोग माहौल खराब करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों को अजान से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को बोंगों से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को हमारे मदरसे और मस्जिद से तकलीफ हो रही है। मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, हम अमन चाहते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक नारा है कि हर मजलूम हमारा है, साथ ही साथ दूसरा भी हमारा एक नारा है कि हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। एक भी मदरसा, एक भी मस्जिद, एक भी लाउड स्पीकर पर आपने हाथ लगाने की कोशिश की तो सबसे आगे जिस सब में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नजर आएगी।
एक भी लाउड स्पीकर पर हाथ लगाने की कोशिश की तो सबसे आगे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नजर आएगी। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे। मुझे मेरी बात सुनिए। जब देश के सुप्रीम कोर्ट ने कानून मेरी बात सुनिए ना, अगर देश के सुप्रीम कोर्ट का कानून सब पर लागू होता है और उस कानून के मुताबिक मस्जिद में लगे लाउड स्पीकर पर हाथ लगेगा कानून का और पुलिस का, तो आप उसको कैसे रोकेंगे मुझे बताइए। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ। इसके अंदर हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र शासन है, महाराष्ट्र की जो सरकार है वो इसके ऊपर एक अच्छा फैसला लेगी, ऐसी हमको उम्मीद है। वो जो भी फैसला लेने वाली है या लेंगी उसको हम उसका स्वागत करेंगे, उसको हम मानेंगे। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, हम कानून के साथ तो में, हम सरकार के भाई साथ एक मिनट मेरी बात सुनिए। इसमें कोई नहीं मतीन जी, अब आप पे एफआईआर हो गया ना, तो अब आप इस तरीके की बात कर रहे हैं। कल आप वहां खड़े होकर जो कह रहे थे ना, उससे इस देश में दंगे हो सकते थे। आप लोग जो बोलते हैं कि अगर एक लाउड स्पीकर को हाथ लगाया तो छोड़ेंगे नहीं और पीएफआई सामने आ जाएगी। आपको देश के कानून में विश्वास था तो पुलिस स्टेशन में जाना था। आप भीड़ इकट्ठा करके क्या कहना चाहते थे मुझे बताइए। वही मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या कहना चाहता था। आप पूरा 15 मिनट का वीडियो सुनिए, आपको वो पूरा क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था और किस संदर्भ में मैंने कौन सी बात कही थी। आप जो है बोलेंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आप मेरे मुंह में डालने की कोशिश करेंगे, तो वैसा नहीं है, अच्छी बात नहीं है। अननेसेसरी एक इशू को नहीं है, उसको इशू क्रिएट करने की मैं आपके शब्द आपको सुनाकर और उसके बाद सवाल पूछ रहा हूँ। आप कह रहे हैं एक भी लाउड स्पीकर पर हाथ लगा तो पीएफआई सबसे आगे होगी। क्यों नहीं हाथ लगेगा मुझे बताइए। लाउड स्पीकर पे हाथ क्यों नहीं लगेगा? नहीं, कोई भी क्यों नहीं हाथ लगेगा, मतलब उसके लिए सरकार है, उसके लिए पुलिस है, प्रशासन है। कोई भी वायलेंस करेगा तो आप उसको क्या करेंगे? फिर 30 करोड़ मुसलमान क्या करेंगे? आपके मस्जिद पर, आपके दरगाहों पर, आपके इसके ऊपर कोई भी अगर आ जाएगा तो हम पुलिस के पास भी नहीं जाना, हम कानून कायदे की बात भी नहीं करना, हम मस्जिद में आकर नमाज भी पढ़ना बंद कर देना। ऐसा बोलना चाह रहे क्या आप? बिल्कुल जाना। पुलिस के पास जाने के लिए भीड़ लगाकर बीच सड़क पर नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लगाना, नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लगाने से थोड़ी होगा। पुलिस के पास जाना था। आप भड़का रहे थे लोगों को वहां पर, तभी तो एफआईआर हुई। भड़का रहे थे। अगर कानून में विश्वास था तो पुलिस में जाना था। वही, अरे भाई हम एक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हमने जिस टॉपिक पर विरोध प्रदर्शन किया है, आप 15 मिनट से मुझसे एक ही बात उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो चीज चाहिए जो मैं दे नहीं रहा हूँ शायद। तो आप 15 मिनट से एक ही बात रिपीट कर रहे हैं, लेकिन जो मुद्दे के ऊपर नहीं, आप मुझे कुछ देंगे ही नहीं। मुझे आपसे कुछ लेना भी नहीं है। मैं तो आपका इंटरव्यू इसलिए कर रहा हूं मतीन शेखानी जी, मैं आपका इंटरव्यू इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लोगों को समझ में आए कि कानून व्यवस्था के हिसाब से चलना पड़ता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। कल आप पर एफआईआर हो गई तो आज आपके सुर बदल गए कि आपको कानून व्यवस्था में विश्वास है। और कल बैठकर बता रहे थे कि हमारे लाउड स्पीकर को हाथ लगाओगे तो पीएफआई सामने आ जाएगा और छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, वो हमारा स्टैंड है ना, उसमें हम क्या सुर क्या बदले हमने? वो हमारा स्टैंड ही है ना, उसमें हमने क्या सुर बदला है? हम उसमें अगर कोई कानूनी लड़ाई लड़ेंगे या मस्जिदों के अंदर जमा होकर नमाज पढ़ेंगे तो उसमें गलत भी है नहीं ना कुछ भी। छोड़ेंगे नहीं का मतलब ये थोड़ी है कि अगर कोई तलवारें लेकर निकल रहे तो हम कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अगर देश का कानून कहता है कि आप लाउड स्पीकर मत बजाइए, सऊदी अरब जैसा देश वो कहता है कि लाउड स्पीकर बजाकर लोगों का जीना हराम मत कीजिए, आप अंदर मस्जिद के बजाइए, तो आपको वो काम करना होगा। आपके लिए अलग से थोड़ी होगा कि आप लाउड स्पीकर बजाते रहेंगे। नहीं, लोकल इशू में, लोकल संदर्भ में बात हुई है। अभी आप पूरे इंडिया से सऊदी अरब चले गए, उतना दूर तक की जरूरत नहीं है। ये हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पर हर एक धर्म जाति के लोग हैं। मंदिर पर, मस्जिद पर, गुरुद्वारा पर, हर स्पीकर है। तो मैं आपको आखिरी बात बोल रहा हूँ, इसके बाद हम खत्म करेंगे इसको, क्योंकि बढ़ाने से। नहीं मतीन शेखानी जी, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप मेरी बात समझिए और सुकून चाहते हैं। देखिए होता क्या है, आप ये कह रहे हैं कि आपका 15 मिनट का भाषण सुनो, 15 मिनट का भाषण सुनो, 15 मिनट का भाषण सुनो, लेकिन होता क्या है जब आप ये कहते हैं छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, हमारे लाउड स्पीकर जो है उसको हाथ लगाया तो ऐसा होगा, हमारी मस्जिदों और मदरसों के साथ ऐसा वैसा हो रहा है, दिमाग में जो ये भर दिया जाता है कि हमारे साथ हो रहा है, उसी का नतीजा होता है कि कोई मुर्तजा आईआईटी बॉम्बे में पड़ा हुआ मुर्तजा उठता है और वो चला जाता है गोरखपुर में हमला करने, क्योंकि उसको लगता है उसमें गलत कुछ नहीं है। वो जो हाथ काट रहा है उसमें गलत कुछ नहीं है। नहीं, उसमें गलत नहीं बोल रहा हूं मैं जो बात कर रहा हूं कि मैंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल वे में जो बात की है उसमें गलत कुछ भी नहीं है, वो संदर्भ में बोल रहा हूं मैं। आप उसको उसके साथ जोड़िए मत प्लीज, पहले एक बात। दूसरी बात, हम सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर है उसके ताल्लुक से मैं यही कह रहा हूं, कल भी मैंने यही कहा है, आप एक्चुअली पूरा सुने नहीं है, इसके लिए आप उसको एग्रेसिवली ले रहे हैं, अदर वे में ले रहे हैं। हम जो भी उसका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है
उसके ताल्लुक से जो भी राज्य सरकार हमारी है वो उसका फैसला करती है, हम उसको हमारे धर्म गुरु के बीच में रख करके उसको सॉल्व कर देंगे। उसका जो भी है फैसला उसका पालन, उसमें गलत क्या है वो बोल रहा हूँ मैं आपको। अच्छा ठीक, मतीन भाई मैं आपकी बात मान गया कि आपको देश की कानून व्यवस्था, संविधान सब पर विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या आपको पता है। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि मतीन शेखानी खुद मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के नियम के हिसाब से मस्जिदों पर जो लाउडस्पीकर लगे हैं वो हटा दिए जाने चाहिए। आपको कोई एतराज नहीं है? हटा दिए जाने का कोई सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग नहीं है, उसका डेसिबल्स का रूलिंग है। हर जगह पर, मंदिर पर भी, गुरुद्वारा पे भी, हर धर्म की जगह पर, स्थल पर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, कोई हटा नहीं रहा है उसको। न मस्जिद से हटा रहे हैं, न मंदिर से हटा रहे हैं, न गुरुद्वारा से हटाया जा रहा है, सब जगह रहेगा। उसका जो डेसिबल्स का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो भी है चर्चा करके, उसके ऊपर अगर किसी को कोई है 10 से 6 का टाइमिंग है तो उस पर चर्चा होकर उसको करना चाहिए। उसमें क्या गुनाह है, गलत क्या है, वही मैं आपसे कह रहा हूँ। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, यही करना भी चाहिए। देश में कानून सबके लिए बराबर है। वैसे ही एक मैसेज उन लोगों को भी दीजिए कि अगर कोई दिक्कत लगे, जैसे मतीन शेखानी का, सुनिए, मतीन शेखानी जी को बड़ा विश्वास है इस देश के कानून व्यवस्था पर, यही संदेश उन लोगों को भी दीजिए जिनकी मस्जिदों के सामने से, जिनके घरों के सामने से अगर कोई भीड़ निकल जाए और अगर कोई बात उनको बुरी भी लग जाए तो पत्थर मारने और पेट्रोल बम मारने की बजाय वो देश के पुलिस के पास जाएं और वहां कंप्लेन करें। ये मैसेज भी आज दीजिए। मैं इसका सुनिए मेरी बात। ये कल जो, इसीलिए फिर से मैं ये बोलूंगा, मैं मजबूर हूं असल में, क्योंकि ये पूरा मीडिया ट्रायल चलाने की और एक पता नहीं क्या एक लाइन को निकाल करके उसको इशू बनाने की कोशिश की जा रही है। वो लाइन, वो उस भाषण में मैंने ये भी कहा है कि कोई भी धर्म का अगर कोई गलत मुस्लिम धर्म के खिलाफ या कोई भी इस तरह की कोई भी चीज होती है या फिर नहीं भी होती है, तब भी हमने किसी भी फेसबुक पोस्ट पर या कहीं पर भी कमेंट में या इस तरह से हिंदू धर्म के खिलाफ या मंदिरों के खिलाफ हमने कोई चीज नहीं बोलना है। ये भी मैंने उसमें कहा है, क्योंकि हमको कानून के पास जाना है, ये भी मैंने उसमें कहा है। लेकिन एक्चुअली एक ही चीज निकाल करके वो पेश किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। नहीं, मैं तो कह रहा हूं आप बोलते हैं, आप तो आप अच्छी बात है बोलते हैं। मैं कह रहा हूं आज इस इंटरव्यू में भी बोल दीजिए कि गाड़ी भेज के पत्थरबाज नहीं बुलाने हैं, घर की छतों पर पत्थर नहीं रखना है, पेट्रोल बम नहीं मारना है, ये बोल दीजिए, आज सबको सिखा दीजिए। नहीं, मेरे को नहीं पता है वहाँ क्या हुआ है, कहाँ पर क्या हुआ है। वहाँ की जो पुलिस है उनका मैंने कोई रिपोर्ट नहीं देखी है या क्या हुआ है अभी इसके अंदर। ये तो सिखाने की जरूरत ही नहीं है ना, हम सीखे हुए ही लोग हैं और हम अमन अमान की बात ही कर रहे हैं। तो उसमें एक एक पॉइंट के ऊपर आप मुझसे बोलने लगाओगे ये भी सिखा दो, ये भी सिखा दो, ये भी सिखा दो, तो मैं कोई बड़ा कोई धर्म गुरु ऐसा नहीं हूं कि मैं एक एक चीजों को सिखाते बैठूंगा। हम सब सीखे पढ़े लोग हैं, अमन अमान के साथ शांति। अरे नहीं सर, आपकी बात लोग सुन रहे हैं, इसलिए मैंने कहा, क्योंकि पुलिस की रिपोर्ट आ रही है ना सर कि कैसे गाड़ी भेजकर लोग बुलाएगा, ये पुलिस की रिपोर्ट है। पत्थर छतों पर मिले, ये भी रिपोर्ट है। तलवारें लेकर कौन निकला रोड पर, आप बोलिए। स्लोगन किसने लगाए मुसलमानों के खिलाफ, आप बताइए। भाई तलवारें लेकर निकलने के लिए, भाई तलवार लेकर निकलने के लिए रामनवमी के जुलूस में अगर लोग निकल रहे हैं तो उसमें पुलिस की कार्रवाई बनती है। पुलिस ने इजाजत दी है तलवार लेकर, तलवार मार थोड़ी रहे थे, तलवार लेके जा रहे थे। मुहर्रम में भी लोग निकलते हैं तलवार लेकर तब। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि मैंने जो है मेरी जात से मैं जितना आपको अपील कर रहा हूँ या आवाम को आप बोलना चाह रहे हैं, तो इसके अंदर उसमें मैं आपको यही बोल रहा हूँ ना कि हमको अमन अमान बनाए रखना है, शांति बनाए रखना है। उसके अंदर सारी चीज आ जाती है ना, एक एक पर्टिकुलर चीज को बोलने का कोई मकसद ही नहीं है। पूरी अमन अमान बनाए रखना है, शांति बनाए रखना है। अमन अमान के साथ में महाराष्ट्र के अंदर हो या पूरे देश के अंदर हो, एक अच्छा एक पीस का माहौल के साथ में हम सबको जीना है, रहना है। नहीं, ये बात आप अच्छी बोल रहे हैं, लेकिन साथ में जब आप ये सुनाने लगते हैं और बताने लगते हैं कि तलवार लेकर देखिए वो निकल रहे थे, भाई तलवार लेकर निकलना गलत नहीं है ना। आप उन लोगों को बोलना चाहिए कि भाई हम लोग भी तो मुहर्रम में निकलते हैं, पुलिस ने परमिशन दी है, तलवार मार नहीं ना रहे हैं। ये चीज समझ में आनी चाहिए। लेकिन दिमाग में जब ये भर दिया जाएगा कि हमारे खिलाफ कुछ गलत हो रहा है तो फिर रिएक्शन आता है। कुछ भी मस्जिदों के ऊपर भगवा झंडा लहरा देना और फिर अलग अलग स्लोगन्स, जो सारे वीडियोस आ रहे हैं ना सर, विजुअल्स आ रहे हैं ना, आप भी किस मंदिर के ऊपर भगवा झंडा लहराया गया सर? मंदिर के ऊपर नहीं, मस्जिद
के अंदर सारे वीडियोस है ना दरगाह के बारे में, किस मस्जिद के ऊपर लहराया गया हुआ है, बिहार में हुआ है। आप देखिए ना विजुअल, आपको मालूम होना चाहिए, मतलब आप देख हाँ, बिहार में हुआ है, बिहार में हुआ है सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो बिहार में हुआ है, बिहार में हुआ है। देश में जहां जहां ऐसा कुछ होगा, अगर कोई गलत बयानी करेगा, अगर हिंदू धर्मगुरु भी करेगा तो वो भी जेल जा रहा है, अभी भी गया है सर, धर्म संसद पर भी कार्रवाई हुई है। इसका मतलब ये नहीं है ना कि कोई अगर रामनवमी का प्रोसेशन निकलेगा तो आप पिछला याद करके उस पर पत्थर मार देंगे और पेट्रोल बम मार देंगे। ये चीज खत्म होनी चाहिए, ये कह रहा हूं। कोई भी चीज शुरू ही नहीं होनी चाहिए, ना उस तरफ से होनी चाहिए ना इस तरफ से होनी चाहिए, ये मैं बोल रहा हूँ आपको। शुरू ही क्यों होनी चाहिए? ये देश हम सबका है, हम सबने इसमें शांति के साथ में रहना है, शुरू ही क्यों होना? ना इधर से होना है ना उधर से होना है, सिंपल है ना। एक लाइन में ही मैंने आपको जवाब दे दिया, और आप पूछते रहिए उसके अंदर, और आप मुझसे बोलते रहिए, अपील करवाते रहिए, उसका कोई मतलब और मकसद नहीं है ना सर। अरे उसका कितना बड़ा मतलब और मकसद है, लोग सुनेंगे। अभी कितने लोग ये सोच रहे होंगे कि आप पर एफआईआर हो गई इसलिए आप इतना मीठा मीठा बोल रहे हैं, नहीं तो कल वाला वीडियो तो बड़ा जहर लग रहा था। लेकिन ये मैसेज जाएगा कि इतना बढ़िया सोचते हैं, तो लोगों के दिमाग में जाएगा कि हमको भी ऐसा सोचना है। सबने छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं चलेगा ना सर। कल जो कहा नहीं छोड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, वो किस संदर्भ में कहा है वो भी चलेगा, लेकिन वो पूरा वीडियो देखने के बाद चलेगा, सिर्फ एक लाइन निकाल करके नहीं चलेगा। छोड़ेंगे का नहीं का मतलब क्या, आप क्या समझ रहे हैं कि हम जैसा वो ये करेंगे तो हम भी करेंगे? उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ना, हम कानून के पास जाएंगे, मैं बता रहा हूँ ना आपको, उसमें भी छोड़ेंगे नहीं होता है ना। अगर मैं किसी के ऊपर कानूनी कार्रवाई करता हूँ, अगर कोई मेरे धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोशिश करता है तो मैं उसके कानून के पास जाऊंगा, तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसमें गलत क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत अरे ये तो एकदम ठीक है, एकदम ठीक है, यही तो करना है, कानून के पास जाना है, छत पे पत्थर नहीं रखना है, पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल बम नहीं बनाना है, चाहे सस्ता भी हो जाए, ये दिमाग में लोगों के एकदम फिट हो जाना चाहिए। महाराष्ट्र कानून के पास जाना है, बिल्कुल कानून के पास ही जाना है, सबने कानून के पास जाना है और कानून पर भरोसा रखना है, ठीक है? ठीक है। मतीन शेखानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए और बातें क्लियर करने के लिए। तो आपने सुना कि कट्टर इस्लामिक संगठन पीएफआई के मतीन शेखानी ने कैसे राज ठाकरे को दी गई अपनी धमकियों के उलट सफाई दी, लेकिन यह धमकी कैमरे पर है, देश के सामने है, और यह धमकी बता रही है कि लाउड स्पीकर पर पीएफआई इतना लाउड क्यों है। तो बहस को आगे बढ़ाएं, उससे पहले आज के राष्ट्रवाद के सवाल आपको दिखाते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा यह है, उद्धव राज में फाइट, पीएफआई से माहौल टाइट। दूसरा सवाल, चालीसा पर छोड़ेंगे नहीं वाली धमकी आखिर क्यों? पीएफआई पर प्रतिबंध का समय शुरू होता है अब, क्या वो वक्त आ गया? और महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर भाई वर्सेस भाई क्यों है? हिंदुत्व पर उद्धव ठाकरे से आगे निकल गए हैं क्या राज ठाकरे? ये हमारे सवाल हैं और कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका तारुफ उनसे कराते हैं। शहजाद पूनावाला बीजेपी की तरफ से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संजय द्विवेदी जी शिवसेना की तरफ से हमारे साथ में हैं। मसूद फैयाज हाशमी साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ में हैं और योगेश खैरे साहब एमएनएस प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। योगेश जी, ये हो क्या रहा है, भाई वर्सेस भाई ये जो हो रहा है महाराष्ट्र में, क्या आपको लगता है सही है? योगेश जी सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है योगेश जी से मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही। यही सवाल संजय द्विवेदी जी से पूछ लेता हूं। संजय द्विवेदी जी, ये तकरार किस बात की चल रही है इस वक्त महाराष्ट्र में? तकरार का सबसे बड़ा कारण है माननीय राज ठाकरे जी के पास एक विधायक नहीं है, एक सभासद नहीं है, तो भी वो भी छोड़ के चले गए। 15-16 महीने से हंसिए बैठे, कोई काम धाम नहीं, बेरोजगारी देश से बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि एक काम दे दिया जाए माननीय राज ठाकरे जी को, तो उन्होंने एक काम दे दिया। संविधान के अनुसार क्या होना चाहिए, संविधान की कसम हम सांसद भवन में खाते हैं, इसके बाद जो स्त्रियां पैदा हो रही है लाइन ऑर्डर बिगाड़ने की, उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर कल को माना कि महाराष्ट्र में लाइन ऑर्डर बिगड़ जाए तो स्थितियां क्या होंगी? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ,
जो अजान की बात हो रही है, लाउड स्पीकर की बात हो रही है, वो क्या सिर्फ महाराष्ट्र में लगे हुए हैं? वो क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, जी। बिहार में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है? ये तो पूरा राष्ट्रीय ठीक है संजय जी, मैं फिर आता हूं आपके पास। योगेश जी हमारे साथ में एक बार फिर जुड़ रहे हैं। योगेश जी, आप तक आवाज आ रही है? तो मेरा सवाल ये है कि हनुमान चालीसा पर आखिर ये भाई वर्सेस भाई हो क्यों रहा है महाराष्ट्र में? आपके पास कुछ नहीं बचा है ऐसा शिवसेना का कहना है, तो माहौल बनाने के लिए ये हथकंडा अपनाया जा रहा है। ये भाई भाई की बात किधर से आ गई ना? ये तो हमारा स्टैंड अभी नहीं है। राज ठाकरे साहब ने 2018 में 2 बार और 2020 में भी इस बात की आवाज उठाई थी कि जो मस्जिद पे जो भोंगे लग रहे हैं उसको नीचे उतारने के बाद वो बहुत सालों से गल रहे हैं। इसमें भाई वर्सेस भाई की क्या बात है? उनकी पार्टी अलग है, हमारी पार्टी अलग है, हमारी पार्टी सेपरेट पार्टी है, हमारा अलग एजेंडा है। वो अगर वो सोच रहे हैं कि भाई वर्सेस भाई हो रहे हैं तो वो सोचेंगे। अच्छा, मुझे तो नहीं लगता भाई भाई का कुछ मसला है। ठीक है, फैयाज हाशमी साहब भी हमारे साथ में जुड़े हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। हाशमी साहब, हर जगह जहां देखो वहां पीएफआई का नाम सामने आ जाता है। हमने देखा खरगोन में आया, दिल्ली 2020 में आया, बेंगलुरु 2020 में आया, कर्नाटक हिजाब मामले में आया, और उसके बाद विवादित बयानों में तो आता ही रहता है। तो ये इस तरह की बयानबाजी की क्यों जाती है पीएफआई की तरफ से? क्या माहौल खराब करना ही एकमात्र उद्देश्य रह गया है? हिमांशु जी, देखिए, मैं बहुत देर से आपकी सारी बातें सुन रहा था और वो इंटरव्यू सुन रहा था, तो मुझे कुछ थोड़ा समय दिया जाए। एक तो मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूं, मैं बार बार ये बात कह चुका हूं सारे चैनल्स पे। मैं एक बहुत छोटा सा सोशल वर्कर हूं, ये स्कॉलर बहुत बड़ा होता है, मेरे नाम के आगे से स्कॉलर हटाया जाए। चलिए ठीक है जी। दूसरी, ये बात सिर्फ पीएफआई की नहीं है। भारत के अंदर मुसलमानों का नाम लेके या मुसलमानों के लिए काम करने वाली कोई भी संस्था हो, उसमें चाहे मुसलमान हो या ना हो, चाहे हमारे सेकुलर हिंदू भाई हो, चाहे हमारे सेकुलर सिख भाई हो, लेकिन अगर वो कुछ मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहेगी तो उस पर इसी तरह से प्रतिबंध लगेगा और उसको इसी तरह आतंकवादी संगठन कहने की कोशिश की जाएगी, वो दिखाया जाएगा, जताया जाएगा। अभी मैं बात सुन रहा था पुलिस की रिपोर्ट, पुलिस के ऊपर आप लोग यकीन करें, पुलिस ने तो ये बात सामने आ गई कि जो लोग जेल में बंद थे खरगांव में, उन लोगों को नामजद कर दिया, उन पे एफआईआर कर दी। जो लोग पहले से उनकी कस्टडी में जेल में 3 भाई, शाहनवाज और उसके 2 भाई, उन लोगों का पुलिस ने नाम ले दिया। तो पुलिस के ऊपर तो, भारत की पुलिस के ऊपर तो विश्वास चूरन बैठने वाले लोग कर सकते हैं, हम जैसे लोग तो भारत की पुलिस पे विश्वास नहीं कर सकते। नहीं, आपका मानना होगा ना कि भारत की पुलिस पर आपको विश्वास नहीं है। कानून व्यवस्था अगर बनाए रखने की कोशिश की जा रही है तो आप विश्वास नहीं करेंगे उन पे? पुलिस पे, सीबीआई पे, आईबी पे, जितनी भी संस्थाएं, किसी पे विश्वास तो नहीं है। आपको किस पे विश्वास है फिर? हमें जुडिशरी के ऊपर विश्वास है, मीडिया पे विश्वास नहीं है। मीडिया के ऊपर दलाल। अच्छा, जुडिशरी पे विश्वास है, वहां पर कोई बात की जाती है तब ये बयान आ जाता है, जो अभी हम सुना रहे थे मतीन शेखानी का। अरे सुनिए मेरी बात, हाँ। मुझे परवाह नहीं है, एफआईआर करवाइएगा आप मेरी बात। ये राज ठाकरे ऐसा सब लोगों को मालूम है जो टॉयलेट पेपर यूज करते हैं, कि कुछ टॉयलेट पेपर बहुत रद्दी होते हैं, खराब, और कुछ होते हैं ब्रांडेड। तो राज ठाकरे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एक ब्रांडेड टॉयलेट पेपर है। क्या हाशमी साहब, आपको किसी पर विश्वास नहीं है, किसी से कोई बात नहीं है? मैं जरा इस पर योगेश जी का वो ले लेता हूं। योगेश जी, हाँ, जो बोल रहे थे राज ठाकरे पर, सुना होगा आपने। नहीं, ये बोल रहे हैं मुझे किसी पे विश्वास नहीं है, तो किसी पे विश्वास नहीं है तो टॉयलेट पेपर तो ये है। और ये बोल रहे हैं जुडिशरी पे विश्वास है, तो जुडिशरी का जो वर्डिक्ट है, जो निकाल है इस बारे में कि लाउड स्पीकर उतारो, तो वो तो नहीं सुन रहे और बोल रहे हैं जुडिशरी पे विश्वास है। कि दोनों भाई से एक कैसे हो रही है? कौन सी जुडिशरी ने, कौन से कोर्ट ने कहा कि लाउड स्पीकर उतारो? और मस्जिद पर से लाउड स्पीकर उतरेगा तो मंदिर पर से भी लाउड स्पीकर उतरेगा। एक उतारने की बात करते हो और 11 बजे तक, 11:30 बजे तक आईपीएल होता है, आईपीएल बजता है, बैंड बजता है, डीजे बजता है, उसके खिलाफ कोई क्यों नहीं उठता? वो परमिशन, पुलिस परमिशन से होता है, आपको पता नहीं? पुलिस परमिशन कोर्ट से ऊपर है? आप मुझे बताओ, पुलिस परमिशन कोर्ट से ऊपर है क्या? हाई कोर्ट के जो गणपति उत्सव में जो लाउड स्पीकर लगते हैं, पुलिस परमिशन कोर्ट से ऊपर है। पुलिस को आप कोर्ट से ऊपर रखते हो क्या? अभी आप सुनिए, जो गणपति में जो होता है ना लाउड स्पीकर का, उसके लिए हाई कोर्ट के डायरेक्शन से। जी योगेश जी बोलिए, आ रही है आपकी आवाज? मैंने जो कहा कि लाउड स्पीकर जो है वो जो चलते हैं गणपति उत्सव में,
वो हाई कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से पुलिस परमिशन देती है और उस पुलिस परमिशन हिसाब से लाउड स्पीकर लगते हैं। ठीक है, तो पुलिस कोर्ट से ऊपर नहीं है मिस्टर, पुलिस कोर्ट से ऊपर नहीं है। बात ही समझ में नहीं आ रही है। और जहां तक बात कर रहा हूं मैं राज ठाकरे की, वो बात सुन लो आप। राज ठाकरे की महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के अंदर एक टॉयलेट पेपर से ज्यादा की अहमियत नहीं है। और सॉफ्ट टारगेट हिंदुस्तान में मिलता है लोगों को, मुसलमान। जब कभी पॉलिटिक्स में ऊपर आना होता है तो मुसलमान के खिलाफ बयान दो, मुसलमान के खिलाफ। ठीक है, चलिए ये तो आप लोगों की बात हो गई, ऑडियो इज नॉट क्लियर। ये तो आप लोगों की बात हो गई। ठीक है, योगेश जी की आवाज थोड़ी और स्पष्ट कराते हैं ताकि बेहतर तरीके से हाशमी जी सुन पाए। शहजाद पूनावाला, अब मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, ये अभी आप सुन रहे थे, इनको किसी पर विश्वास नहीं है, ना जाने किस पर विश्वास करते होंगे हाशमी साहब। सिर्फ जुडिशियरी पर विश्वास करते हैं, बाकी किसी पर भी इनको विश्वास नहीं है। और ये कह रहे हैं कि अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरेंगे तो फिर मंदिर से भी उतरेंगे, कोई अलग नहीं है। ठीक है भाई, कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। क्या कहेंगे शहजाद? हिमांशु जी, टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नवभारत देश के एक प्रतिष्ठित ब्रांड और प्रतिष्ठित चैनल है। यहाँ पर आप हमें बुलाते हैं, हम राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पार्टियों के, हम आते अपनी बात रखते हैं। राज ठाकरे जी मेरी पार्टी से नहीं है, पर जिस प्रकार से ठाकरे परिवार के विषय में ये टॉयलेट पेपर है, ब्रांडेड टॉयलेट पेपर है, मैं इस पर सख्त आपत्ति दर्ज करता हूं। हम डिबेट आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि इसके लिए माफी दर्ज करवाई जाए, क्योंकि इस प्रकार की भाषा की डिबेट में मैं हिस्सा नहीं लेना चाहता हूं। यदि ये आपको ठीक लगता है, नहीं, मैं बिल्कुल महाराष्ट्र से हूं, और अगर बाला साहेब ठाकरे जी के परिवार को, हम उद्धव जी का बहुत विरोध करते हैं, हम पुरजोर विरोध करते हैं, पर संजय द्विवेदी जी भी बैठे हैं, अगर उनको लगता है ठाकरे परिवार के विषय में ऐसी गाली गलौज की जानी चाहिए तो उनका विषय है। मैं इस चर्चा में तब तक नहीं शामिल हो सकता जब तक कि एक माफी नहीं मांगे, उसके बाद ही मैं अपनी बात रखूंगा। ठीक है, एक बार संजय द्विवेदी जी का भी रिएक्शन ले लेते, फिर हाशमी साहब के पास जाऊंगा। द्विवेदी जी, आप क्या कहेंगे? ये ब्रांडेड टॉयलेट किस प्रकार की भाषा? हिमांशु जी, मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जो बात अभी लाउड स्पीकर की चल रही है, पूरे भारत देश में लाउड स्पीकर से अजान हो रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोई आदेश अगर है दिया सुप्रीम कोर्ट ने लाउड स्पीकर उतारने का, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं उतारेगा अभी तक? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं उतारेगा अभी तक? बिहार में क्यों नहीं उतारेगा अभी तक? महाविकास अघाड़ी सरकार जहाँ चल रही है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर खराब करने किसको हक है? अगर कोई, ये तो धमकी देने वाली बात हो गई। माननीय राज ठाकरे धमकी दे रहे हैं कि आप 3 बजे तक हटा लीजिए, नहीं तो हम आपकी भी, जी संजय जी, आपकी भी आवाज थोड़ी साफ आ नहीं पा रही है। मैं टेक्निकल टीम से कहता हूं एक बार फिर से इस पर काम किया जाए। लेकिन हाशमी जी, क्या एक बात मानेंगे कि आपने गलत शब्दों का यहाँ पर इस्तेमाल किया है? देखिए, एक मर्यादा रहती है। संजय द्विवेदी जी, फिर आता हूं मैं आपके पास, आवाज थोड़ी और क्लियर हो जाए आपकी। ठीक है, हाशमी जी पहले बात सुन लीजिए। हाशमी जी पहले बात सुन लीजिए। हाशमी जी बात सुन लीजिए। देखिए, भाषा की मर्यादा होती है। आप एक नेशनल टेलीविजन पर बैठे तो सभी लोग आपको सुन रहे हैं, और देखिए आप भी अपनी बात जब रखते हैं पुरजोर तरीके से रखते हैं। आपको भी लोग बात तब सुनेंगे जब आपकी बात में वजन होगा, लेकिन जब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किसी के लिए किया जाएगा तो मैं इसे सही नहीं मानता। क्या आप इसे मानेंगे? नहीं, मुझे इससे नीचे कोई चीज मिली नहीं राज ठाकरे के लिए मिसाल देने के लिए, तो मैंने ये चीज का नहीं तो इसमें आपने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, ये आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? शहजाद एक मिनट प्लीज, शहजाद एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं, आप इस तरह के गलत शब्दों का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये आपके लिए सही है? ये आप लोग किसी भी तरह के शब्दों का इस्तेमाल अगर कहीं पर करेंगे तो वो ठीक है। संजय जी, हाँ, अरे पता नहीं कैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं तो कौन गलत? एक मिनट हाशमी सुनिए, उनके लिए किया जाता है। मसूद फैयाज, हाशमी सुनिए, ये तो पन्ने मारने वाले, जब आपसे इनको तो शराब का कारोबार। एक मिनट, मसूद फैयाज हाशमी सुनिए, जब आपने अपनी बात रखी सब लोग सुन रहे थे, किसी ने गलत अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया आपके लिए, किसी ने भी बहुत अच्छे से आपकी बात सुनी। टॉयलेट पेपर से गंदगी नहीं, अच्छा मेरे भाई, वो कोई गंदी चीज नहीं है। अच्छा, तो आप राज ठाकरे के लिए, इसके अलावा आपके लिए कोई अगर ये सारे शब्दों का इस्तेमाल करे तो क्या आपको तो बहुत अच्छा लगेगा कि ये जो गंदगी है वो सब, ये सारी गंदगी साफ हो जाएगी? ऐसा तो होता है, ये सारी गंदगी साफ हो जाएगी फिर तो? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, आज जो वातावरण देश के अंदर बनाया जा रहा है, और अभी आप जो बात कर रहे थे हिमांशु जी, सुशांत बात कर रहे थे इससे पहले, उसमें ये जो बात हो रही थी कि हम नारे लगाएंगे, हम तलवारें निकाल के जाएंगे, शहजाद, कुछ लोग सुधरते नहीं है। शहजाद
कुछ लोग सुधरते नहीं हैं और ये होता है, उनको शब्दों की मर्यादा भी नहीं रहती है, ये होता है और ये यहां पर आज क्लियर हो रहा है। तो कम से कम दुनिया को देखने दीजिए, देश को देखने दीजिए। नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है राज ठाकरे के लिए, हालांकि मेरी पार्टी से नहीं है, क्या इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, हाँ या ना? क्योंकि अगर एजेंडा तुम्हारा चलाना है, एजेंडा तो तुम्हें लोगों का चलाना है, नफरत का प्लीज एजेंडा। इनकी बात को लीजिए, नहीं नफरत कोई वैल्यू नहीं है। आप प्लीज हाशमी जी, मसूद हाशमी जो आप जैसे लोगों की वैल्यू होनी भी चाहिए, पलटू वालों की, जो 2016 के अंदर नरेंद्र मोदी को गाली बक रहा हो और 2017 में उसे तलवे काट रहा हो, सुनिए, इन जैसे लोगों की कोई वैल्यू भी नहीं होनी चाहिए भारत में और भारत की राजनीति में। हाशमी साहब, राष्ट्रवाद में आप यहाँ पर बैठे हो, जब बात होती है तो थोड़ी मर्यादा के साथ कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, ऐसा होता है। देखिए अच्छा है, लोग बात सुनेंगे आपको, लोग बात आपको सुनेंगे। आप चाहते हैं कि लोग आपको नहीं सुने? मोदी को मतलब उसे क्या नाम है, रावण बता रहे हो, राक्षस बता रहे हो, और वही लोग 2017 में नरेंद्र मोदी को भगवान बताने लगे। तो ऐसे लोगों से बात करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है और मुझे बहुत बुरा लगता है। पीएफआई की तो आप बात करेंगे नहीं हाशमी जी, है ना? पीएफआई जो बैन उठने की मांग उठ रही है हर जगह, झारखंड में तो कर भी दिया गया, बाकी जगह भी मांग की जा रही है, उस पर आप बात नहीं करेंगे। आपको दूसरे मुद्दों पर बात करनी है ताकि डिरेल हो जाए डिबेट। शहजाद, पीएफआई पर आप क्या कहेंगे? देखिए जो बात है स्पष्ट है। मैं हिमांशु जी, मैं बड़े स्पष्ट तरीके से कह रहा हूं, यदि आपको हाशमी जी की प्रेजेंस चाहिए और वो बिना अपॉलॉजी किए अगर इस बात को कंटिन्यू करते हैं, मैं बैठा रहूंगा, क्योंकि मैंने आपको समय दिया है, आपने देर से शुरू किया है, परंतु मैं अपनी बात नहीं रखूंगा। ठीक है, लेकिन पीएफआई पर आप अपना और सरकार का रुख तो रख सकते हैं। मैं अपना पूरा पीएफआई पर अपना और सरकार का रुख तो रख सकते हैं कि हर जगह कनेक्शन पीएफआई का आ जाता है। ऐसा है हिमांशु जी, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं एक पार्टी का और राष्ट्रीय पार्टी का, मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ आया हूं, परंतु मैं ऐसे लोगों के साथ चर्चा नहीं कर सकता। एक तो जो सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं उनके लिए इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल करें, और उनका कोई पक्ष या लोकस नहीं है, ना ये महाराष्ट्र से, ना ये कांग्रेस से, ना ये किसी पार्टी का पक्ष रखते हैं, ये केवल गाली गलौज सबकी करते हैं। राज ठाकरे जी के संबंध में जो शब्द अगर आपको लगता है सही है तो आप डिबेट चलाइए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वरना उसके बाद डिबेट होगी। शहजाद, अगर कोई डिबेट को डिरेल करने की कोशिश करके इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करे तो इनके चक्कर में डिबेट तो बर्बाद नहीं करेंगे ना? नहीं, आप ऐसे लोगों को बुलाते क्यों है? नहीं, ऐसे लोगों के चक्कर में डिबेट तो बर्बाद नहीं करेंगे ना? मैं चुप रहता हूं। हिमांशु जी, इनके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। हिमांशु जी, जिनका कोई स्टैंड ही ना हो दुनिया के अंदर जिंदगी में, जो बदलना जानते हो, हम तो बदले नहीं ना, हम तो जो पहले थे आज भी आप पहले भी ऐसे 2016 में कुछ और थे। आप हमेशा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं क्या? टॉयलेट पेपर कहता है, मैं इनसे चर्चा नहीं करना चाहता हूं, आप करवा सकते हैं, मैं आपके पैनल पर बैठा हूं, आपको जैसे ठीक लगे, आपको जैसे ठीक लगे आप करवाइए चर्चा, मैं बैठा हूं, आपकी बातें सुनूंगा, परंतु मैं तब तक अपना पक्ष नहीं रखूंगा, पार्टी का पक्ष नहीं रखूंगा जब तक आप सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मंगवाते। ये ठाकरे परिवार, हाशमी साहब बोल दीजिए, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था, क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए हम बाल ठाकरे जी का मतलब बड़े होने की वजह से आदर करते थे, हालांकि जिंदगी भर वो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहे, लेकिन हम उनसे भी उनका आदर करते रहे। हम उद्धव ठाकरे जी जब सत्ता में आए वो सबको साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनका आदर करते हैं और हम किसी ठाकरे परिवार के किसी भी व्यक्ति का निरादर नहीं करते, बिल्कुल भी किसी की बेइज्जती नहीं करते। लेकिन राज ठाकरे जो के हाशिए पर पड़े थे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, योगेश आप क्या कहेंगे? योगेश आपके ऊपर योगेश राज ठाकरे पर बात हो रही है, योगेश आपकी पार्टी पर बोलिए। मुसलमानों को कुछ भी कह ले और मुसलमानों को कुछ ना क्या, ऐसा नहीं हो सकता। पहली बात है, आप ऐसे लोगों को बुलाते क्यों है? ये जो आपके इसके सामने जो स्कॉलर लगा है, इसका स्कॉलर होता है क्या? इसके दिमाग में इतनी गन पड़ी है और ये जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, तलवे चाटने की बात कर रहा है, वो महाराष्ट्र में आके दिखा है, उसको क्या तलवे चाटने का है? अरे राज ठाकरे या दिल्ली में आके दिखा है, अगर बात करते हो एक बात कर रहे हैं, मैं अपने घर का शेर हूं, मेरे घर में आके दिखा है, मैं आता हूं, ये बात नहीं चलेगी, अरे इस टाइप की बात नहीं चलेगी। मुझे टाइम दो, वो हमारे नेता है, इस टाइप की बात नहीं चलेगी। क्या करके दिखाता है? अरे ये इस टाइप की बात नहीं चलेगी, ये सिर्फ अच्छा, यहाँ पर आप भी यहाँ पर मसूद फैयाद, हाशमी भी धन की बात है क्या? आ रही है नहीं हाशमी, आप भी धन की बात है क्या यार? अभी जो रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहे थे, अभी कानून की बात कर रहे थे। अभी नहीं है, मैं महाराष्ट्र में आऊंगा, मुंबई में आऊंगा, कोई मेरा बांध बातें नहीं कर सकता, मुझे रोक नहीं सकता आने से। तुम्हारे दिमाग की गंदगी बाहर आ रही है, जो शब्द का इस्तेमाल तुम कर रहे हो ना, वो तुम्हारे दिमाग की गंदगी है। ये गंदगी नहीं है, आप बुरा मान गए, ये गंदगी नहीं है, ये मैं उनको उनकी असल जगह दिखाना चाह रहा हूँ, उनके साथ हुआ क्या है। इससे पहले उनको कांग्रेस ने यूज किया है,
अरे उधर मेरे बैठ के दोस्त मत सिखाओ। मेरे आज दोस्त आपको लीडर को इससे पहले कांग्रेस ने यूज किया है। नहीं वो उस बात वो तुम मत उधर बैठ के मत सिखाओ। मैं आपको बता ही रहा हूँ कि इससे पहले श्री आदरणीय श्री राज ठाकरे जी यूज होते चले आए हैं। इससे पहले श्री आदरणीय राज ठाकरे जी को कांग्रेस ने इस्तेमाल किया है और भरपूर इस्तेमाल किया है। इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे बताइए। तुम हमें मत सिखाओ, वो हमारी राजनीति है किस टाइप के करने की हम बात करेंगे। अच्छा योगेश जी आपको ये बता दें कि हाशमी जैसे लोगों को हम यहाँ पर इसलिए भी बुलाते हैं क्योंकि जो लोग धमकी देते हैं, जो लोग राज ठाकरे को धमकी देते हैं और जिनकी ये हिमायती बनते हैं, उनको भी पता चल सके कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और किस तरह के लोग हैं ये। तो एक एंगल ये भी है। जिसने धमकी दी ना वो 24 घंटे में अपनी बात से पलट गया। मैं बोल रहा हूं कि मतीन शेखानी जो कल बड़े बड़े दावे कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, सुशांत सिन्हा ने जब सवाल पूछे तो अचानक पलटते नजर आए। एक बार हाशमी साहब उनसे बात करो। हाँ नहीं बोलिए हाशमी, आप बोलिए, क्या बोल रहे हैं, बोलिए। मैं कह रहा हूँ वो मतीन जी का मामला है, मतीन जी से बात करो। हाँ मैंने जो बात लेकिन आप भी ऐसे जहर उगलेंगे, आप भी किसी के बारे में कुछ भी बोलेंगे। जिम्मेदारी से बात हिमांशु जी सुन लीजिए। नहीं आप भी कुछ भी जहर उगलेंगे। मेरी बात सुनिए। इंसान अच्छी वाणी बोलता है तो अच्छा रहता है, लेकिन आपकी शब्द मतलब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप ऐसे कैसे कर सकते हैं यहाँ पर किसी के लिए, और अभी भी रोक नहीं रहे हैं। ऐसे कर सकते हैं क्योंकि राज ठाकरे अपने घर में बैठकर अपने हजारों समर्थकों के बीच में बैठकर और नेशनल टीवी के ऊपर या प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बदतमीजी की बातें करते हैं, मुसलमानों के लिए गंदे अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं उसको दिखाना चाहता हूँ हाशमी जी नहीं, आपके मुंह से फूल झड़ रहे हैं क्या? आपके मुंह से गुलाब की पंखुड़ियां निकल रही हैं क्या? आपके मुंह से गुलाब की पंखुड़ियां निकल रही हैं? उनको उनकी भाषा में, वो इसी भाषा में समझते हैं, ऐसी भाषा बोलते हैं, तो भाषा में जवाब देना। शहजाद सुनिए, अगर आप लोग अपनी बात ऐसे नहीं रखेंगे, इनका हौसला ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बोलेंगे ये। कम से कम अगर कोई बात है आप यहाँ पर करिए, तो आप अपनी बात तो रखिए, विरोध तो कीजिए, दर्ज कराइए। मैं स्पष्ट तरीके से कह रहा हूं कि मैं जब तक सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगेगी मैं अपनी बात नहीं रख पाऊंगा। मैं आपको स्पष्ट तरीके से कह रहा हूं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। ना इनका कोई लोकस है, ना ये महाराष्ट्र से, ना ये इस्लामिक स्कॉलर है, ना अच्छा नहीं शहजाद एक बात बताइए, ना कांग्रेस से, शहजाद एक बात मुसलमानों की कोई तौहीन करेगा तो उसको जवाब देना जानता हूं। एक मिनट शहजाद, मैं एक बात आपसे जरूर पूछना चाहता हूं कि जब पीएफआई को लेकर सख्त कदम यहां पर नहीं उठाए जाएंगे तब तो ऐसे लोगों का हौसला बढ़ेगा। आज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कल न जाने कैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तो जरूरी है ना वो बात रखना। तो इस चर्चा में शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी, इन लोगों के साथ चर्चा की जा सकती है। जो व्यक्ति इधर बैठकर ऐसी गाली गलौज का इस्तेमाल करता है उनसे नहीं। ये कौन होते हैं, इनसे मैं चर्चा ही क्यों करूं? एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना के नेता होते हैं, उनसे मैं चर्चा करता। ठाकरे परिवार के विषय में आज जो बोला गया है, मैं महाराष्ट्रन हूं, हमारे महाराष्ट्र में चरित्र नहीं है इस प्रकार के विरोध करने का। हम मतभेद करते हैं, मनभेद नहीं होता। ये जो शब्दावली यूज की है उसको पहले माफी मांगेंगे, फिर मैं अपनी बात रखूंगा। मैं बड़ा कठोर हूं उस विषय पर। लेकिन शहजाद, राज ठाकरे ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है लाउड स्पीकर हटाने को लेकर, इस पर तो मैं बात कर सकता हूं। उस पर इस पर तो आप अपनी बात रखेंगे। जब तक पैनल पर ये गाली गलौज करने वाले व्यक्ति माफी नहीं मांगते, मैं किसी भी विषय पर नहीं तो वो शांत है, उनकी बात नहीं आ रही है, कम से कम इस पर तो आप बात रखिए। उनके शांत होने का सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, फिर उसके बाद। गाली गलौज में विश्वास नहीं करते, ना मैंने गाली बकी और ना मैं गाली बकूंगा कभी। आप इनसे माफी मंगवा लीजिए, आप इनको पैनल पर रखिए, इनकी सुनिए। मेरे सुनने की आवश्यकता नहीं है आपको, आप इन्हीं से सुनिए, जो इनके मुंह से निकल रहा है इसको ही सुनिए। बीजेपी की जरूरत ही नहीं है आपको। हाँ ठीक है, हाशमी तो मानेंगे नहीं, कुछ भी शब्दों का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा नेशनल टीवी डिबेट पर। हाशमी मानते हैं आपने गलती करी है, देखिए अगर कुछ गलती है तो कुछ कद छोटा नहीं हो जाएगा आपका। ये नफरत छोड़िए, जो नफरत आपकी जुबान से निकल रही है, नफरत आपकी जुबान से निकल रही है, छोड़ दीजिए ना। हिमांशु जी, ये जो नैतिक होने का दावा कर रहे हैं, इनकी नैतिकता का उदाहरण मैं ये देना चाह रहा हूं। नहीं, अभी जो आपकी नफरत निकल रही है मुंह से, अभी जो आपकी नफरत मुंह से निकल रही है, जिस तरह के शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो क्या घट जाएगा आपका? क्या घट जाएगा आपका घट क्या जाएगा? पता है दिक्कत यही है कि इस तरह की जो जिद रहती है ना, यही कट्टर बनाती है, और फिर उसी के बाद ये माहौल खराब होता है, और उसके बाद यही माहौल खराब। हाँ हिमांशु जी, मैं बात खत्म कर रहा हूं।
अगर हमारे आदरणीय श्री शहजाद पूनावाला जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से माफी मांग लें कि इन्होंने नरेंद्र मोदी को 2016 में राक्षस कहा था, मेरे पास सारे विजुअल मौजूद है, तो मैं भी यहाँ पे माफी मांग लेता हूँ भी। गजब के इंसान है आप, गजब के इंसान है। मतलब किसी को कुछ भी बोलो, कुछ भी जिक्र करो, और सर मैं है ना, हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गाली बकी, उनको राक्षस कहा शहजाद पूनावाला ने। नहीं हाशमी गजब के आदमी हैं मोदी जी। आप पीएफआई इतनी विवादित क्यों है? इस पर आपको कुछ नहीं निकलता। पीएफआई से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ना ठीक है। पीएफआई नहीं पीएफआई जो कट्टरता फैला रही है, लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है, नफरत फैलाने का काम कर रहा है, इस पर कुछ नहीं बोलेंगे आप? इस पर जवाब दीजिए ना। मेरी शर्त है कि पहले, अरे आप अपनी बात रखिए ना कि पीएफआई जो नफरत फैला रही है उस पर क्या कहेंगे आप? पहले चिराग पलटू वाले से माफी मंगवा लिया नरेंद्र मोदी को, इन्होंने राक्षस क्यों कहा था 2016 में। पीएफआई पर बात जरूरी है, बेहद जरूरी है। पीएफआई जो बरगला रही है इस पर आप अपनी बात रखेंगे? बिल्कुल। पीएफआई अगर कोई भी ऐसा काम कर रही है जो कि भारत के खिलाफ है, भारत की सालमियत के खिलाफ है, भारत की अखंडता नहीं तो ये के आपको खिलाफ लगता नहीं है ये है? भारत में अमनो आपसी के खिलाफ है, हम उसको कंडेम करते हैं। चलिए ठीक है कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है संजय द्विवेदी जी, बहुत कुछ बोला जा रहा है, बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन पीएफआई जिस तरह की नफरत की राजनीति यहां पर कर रही है, और आप लोग वहां पर क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। देखिए हिमांशु जी, मैं अपनी बात पूरी कर ही नहीं पाता, तो क्यों देते हैं, तो मैं बात अपनी पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं मुझे ठीक है, आप अपनी बात पूरी करते हुए ये बताइए कि महाराष्ट्र सरकार पीएफआई को लेकर क्या कर रही है? मैं वही कहने जा रहा हूँ, मैं उसी सब आ रहा हूँ। देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश है, उस आदेश के तहत जो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लाउड स्पीकर उतारने की बात नहीं की थी। उन्होंने कहा ध्वनि प्रदूषण ना हो, इतने उसमें चलाइए आप। तो अगर आज माननीय राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर उतारने की बात 3 मई तक के लिए कही गई, जिसमें बीजेपी हमारे बड़े भाई शहजाद पूनावाला भी समर्थन कर रहे हैं, तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर वहां पर चूंकि महाविकास आघाड़ी सरकार चल रही है, सही सरकार चल रही है, सरकार भारतीय जनता पार्टी गिरा नहीं पा रही है, तो अमन चैन को खत्म करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को खत्म करने के लिए इस तरह से कार्रवाई करने वाले के लिए क्या किया गया? दूसरा, अगर ऐसी बात है तो आप उत्तर प्रदेश में हटा दीजिए। सबसे पहले अगर भारतीय जनता पार्टी जो प्रवक्ता, मैं तमाम डिबेटों में जा रहा हूँ और उसमें यही बात हो रही है कि लाउड स्पीकर अजान नहीं होना चाहिए, मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश हटवा दीजिए, पहले मध्य प्रदेश हटवा दीजिए। जहाँ पीएफआई की बात हुई है, पीएफआई से कोई पार्टी चाहे हमें न जो राष्ट्र विरोधी कार्य करे या राष्ट्र कार्य में शामिल हो, उन सभी को पार्टियां सब खुलानी चाहिए, सभी बैन लगाना चाहिए, बल्कि उनको सबको जेल में डाल देना चाहिए। कि कभी अमन चैन देश का कोई बदलाव ना करे, चाहे वो एमएनएस हो, चाहे पीएफआई हो, चाहे कोई हो। और धमकी दे योगेश जी, संविधान योगेश जी बोलिए। आप जैसे आपने गृह मंत्री जी को दिया है, आप दीजिए। योगेश जी बोलिए। निकल के एक मिनट संजय जी, ठीक है, आपकी बात पर योगेश जी का कमेंट। नहीं, मुझे उनकी बात ठीक से सुनाई नहीं दे रही है क्या बोल रहे हैं वो। लेकिन ये जो आपने इस्लामिक स्कॉलर जो बोला है ना, वो ऐसे लोगों के, आपसे विनती है कि ऐसे लोगों को मत बोला। ये लोग जो है ना, वो कौम में नफरत फैलाते, ऐसे लोगों के कारण नफरत ज्यादा बढ़ रही है। अरे तो वो तो बोल रहे हैं कि हम नहीं सुधरेंगे, वो तो मान रहे हैं हम नहीं सुधरेंगे, वो नहीं सुधरेंगे, बोल रहे हैं नहीं सुधरेंगे, तो ऐसे लोगों का वो बोल रहे हैं नहीं सुधरेंगे, लोगों को मत बोला। अगर हेल्दी डिस्कशन चाहिए ना आपको इसमें, तो ऐसे लोगों को मत बुलाते जाइए। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, ठीक है, मेरी आवाज सुनाई? आप भी कोताही मत बरतिए, बोलिए। आपकी आवाज सुनाई पड़ रही है मेरी? संजय, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जैसे गृह मंत्री जी को लेटर दिया था ठाकरे जी ने, तो जो समस्या लाउड स्पीकर की है, महाराष्ट्र समस्या नहीं है, वो समस्या पूरे देश की समस्या है। तो इस तरह की धमकी देना कि अगर 3 मई तक नहीं उतारे गए तो हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। जो हनुमान जी हमारे हैं, वो जीवित हमारे भगवान है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उनकी जो हम लोग। ये योगेश जी आप पर सवाल खड़े कर रहे हैं, किस तरह की धमकी देना है गलत है। जो राज ठाकरे जी ने बोला था कि हनुमान चालीसा का पाठ कराएंगे, पूजा करते हैं, तब हम हनुमान चालीसा पाठ करते हैं। ये थोड़ा हनुमान चालीसा को भी हम एक बना ले। ठीक है संजय जी, हाँ आपकी बात आ रही है। जो बोलना था, जो मुद्दा था, वो समझ गए योगेश जी। हाँ योगेश जी,
अभी आप बताइए, जो बात राज ठाकरे साहब ने रखी उसमें गलत क्या है? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो बताया, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। और मैं अभी वो शिवसेना के जो प्रवक्ता है उनको बताना चाहूंगा कि 2016 में आप जरा इंफॉर्मेशन लीजिए। 2016 में आपके जो पक्ष प्रमुख है उन्होंने इस मस्जिद के भूखों के बारे में क्या भूमिका ली थी, वो एक बार जरा जानकारी लीजिए आप। नहीं।